दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय। तो ये खबरों में क्यों है फटाफट चलिए देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति की गई है डीवाई चंद्रचूड़ की, इसीलिए भी ये न्यूज में था। तो चलिए देख लेते हैं हम कि नियुक्ति किसके द्वारा कराई गई है, क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है जो हमारे संविधान में दिए गए हैं। तो क्लास को पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास हम और स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडी फॉर एग्जाम जस्ट वे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खबरों में क्यों बना हुआ है, जैसा कि अभी हमने बताया हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा की गई है और 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ इन्होंने शपथ ग्रहण किया हुआ है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अब चलिए देख लेते हैं कि संविधान में किस अनुच्छेद में इनके बारे में जिक्र किया गया है। तो क्लास को अंत तक पूरा देखिएगा। आपके सारे डाउट सारे क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बन सकते हैं उन सभी को इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने आज देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पदभार ग्रहण किया। बुधवार सुबह राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंद्रचूड़ को प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण कराई। उन्होंने सीजेआई यूयू ललित की जगह ली है जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो इनकी सेवानिवृत्ति हो चुकी है और इनकी जगह पर द्रौपदी मुर्मू ने चंद्रचूड़ को प्रधान न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया है। अब इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा कि 49वें नंबर के कौन थे, तो यूयू ललित थे। चलिए देख लेते हैं संविधान में क्या प्रावधान किया गया है। तो देखिए ये इमेज है, ये हमारी राष्ट्रपति है, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इनको शपथ दिला रही हैं डीवाई चंद्रचूड़ को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये शपथ ग्रहण करने के बाद की इमेजेस हैं। अब देखिए संवैधानिक प्रावधान की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 124 यानी 124 में इनके पद का जिक्र किया गया है। क्या है इनका कार्यकाल, क्या है इनकी नियुक्ति की शर्तें और कौन इनको शपथ दिलाता है और कैसे इनको पद से हटाया जा सकता है, इन सभी चीज को हम देखेंगे। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए आर्टिकल 124 यानी कि 124 प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 124 में इसमें सारे प्रावधान इसमें बताए गए हैं। इसके अलावा देखिए भारत का संविधान 1950 अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना और संविधान की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। चलिए अब देख लेते हैं आर्टिकल से संबंधित क्या है इनकी नियुक्ति की शर्तें। और इसके अलावा अब देखिए यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों की जो नियुक्ति की जाती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर अन्य जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीश हैं उन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो प्रश्न आपका ऐसे ही बनेगा, यानी कि इस क्लास में हम प्रश्न को सॉल्व नहीं कराएंगे लेकिन हाँ प्रश्न आपका जो बन सकता है उत्तर आपको यहाँ पे जरूर मिल जाएगा। तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर जो अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो देखिए आर्टिकल 124 इसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की क्या शर्तें दी गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद जिसे राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे और वह तब तक पद पर रह सकते हैं जब तक 65 वर्ष के नहीं हो जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, इसको आसान समझो में हम समझेंगे। तो योग्यताएं क्या है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बनने के लिए, यानी कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं या उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 124 के क्लॉज 3 के तहत सीजेआई सहित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जो पात्रता मानदंड है वो क्या क्या है। तो सबसे पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो या फिर मुख्य न्यायाधीश हो। इसके अलावा कम से कम 5 साल एक उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 न्यायालयों में लगातार न्यायाधीश रह चुके हों। इसके अलावा यह कम से कम 10 साल उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार वकालत कर चुके हों। राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होने चाहिए। तो ये है योग्यताएं जो एक मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए होनी चाहिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है, यानी कि उनकी उम्र जो है 65 वर्ष अगर हो जाएगी तो वो अपने सेवा से उनको निवृत्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा हाई कोर्ट या उसी स्तर की 2 अदालतों, ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, 10 साल तक का उनको वकालत का अनुभव होना चाहिए। ये इमेजेस है हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश की। देखिए हटाने की प्रक्रिया क्या है, किस आर्टिकल में दिया गया है। तो अनुच्छेद 124 के 4 में और 5 में इनके हटाने का प्रावधान किया गया है। किस आधार पर इनको हटाया जाएगा?
तो देखिए, सीजीआई को हटाने की जो प्रक्रिया है, संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जज को इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता। दो कारणों से जज को पद से हटा सकते हैं। एक होता है साबित दुर्व्यवहार और दूसरा या फिर अक्षमता। तो इन आधारों पर इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। इनको हम बोलते हैं महाभियोग। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है महाभियोग प्रस्ताव। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पास होना जरूरी है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करता है। तो बहुमत याद रखिएगा, 2/3 बहुमत से दोनों सदनों के द्वारा प्रस्ताव पास होना जरूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा कार्यकाल हमने डिस्कस कर लिया कि इनकी जो उम्र है, यानी कि जो सेवानिवृत्ति की आयु है, वो 65 वर्ष होती है। इनको महाभियोग के द्वारा इनको इनके पद से हटाया जाता है। यानी कि जब दुर्व्यवहार या असमर्थता सिद्ध हो जाती है तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ये हो गया हमारे सीजीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जो संविधान में दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस क्लास में आपने देख लिया कि हमारे देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, 49वें कौन थे, इनकी जो सेवा शर्तें हैं नियुक्ति की वो क्या है, इनकी योग्यताएं क्या हैं, शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है और क्या क्या आर्टिकल इनसे संबंधित है। सभी प्रश्नों को हमने इस छोटी सी क्लास में समझ लिया हुआ है। तो चलिए एक जो है देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से ऐतिहासिक फैसले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए हैं। उन पर एक नजर डालने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे यहाँ जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो किस तरीके से कार्य करती है। तो कार्य देखिए, सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप मोस्ट पे होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे जो होता है वो होता है हाई कोर्ट, और जो सबसे निचले स्तर पर कार्य करता है वो होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसको हम बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, ये हायरार्की होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और यहाँ पे हो जाता है ये सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये सबऑर्डिनेट कोर्ट है। ठीक है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में यानी कि न्यायपालिका के बारे में पढ़ने के लिए हम उसके लिए अलग से क्लास लेके आएंगे। सिर्फ आज हमने उन्हीं तथ्यों को डिस्कस किया जो संबंधित है करंट अफेयर से, जो भी न्यूज में था। इसके अलावा देखिए कुछ मुख्य केस जिसमें ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। तो आप जिसमें जो शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार 1951 में संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया हुआ है। तो अगर प्रश्न पूछे कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है, ये किस केस से संबंधित है, तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार। इसके अलावा संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है, ये इनसे भी संबंधित था। संसद को संविधान के भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है किसमें कहा गया था? ये कहा गया था गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 के तहत। फिर जब केस आता है केशवानंद भारती बनाम बनाम केरल सरकार का 1973 में, ये बहुत महत्वपूर्ण केस है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो संसद किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है लेकिन बुनियादी संरचना को कमजोर नहीं कर सकती। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि बुनियादी ढांचे का जो प्रावधान है वो किस केस से संबंधित है या किस केस से जो है उसको प्रावधान को लागू किया गया, तो केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस, सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी संरचना की अपनी अवधारणा की पुष्टि भी की थी। इसके अलावा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार, बुनियादी विशेषताओं में न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों तथा निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन को जोड़कर बुनियादी ढांचे की अवधारणा को आगे विकसित किया। तो ये भी जो बुनियादी ढांचा था उसको आगे बढ़ाया गया। ये संबंधित है किससे? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार से। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, ये भी केस महत्वपूर्ण है। तो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अंतर्गत स्त्री को भरण पोषण पाने का अधिकार है, क्योंकि यह एक आपराधिक मामला है न कि दीवानी। तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। की हो तो होल्लोहोन बनाम जाची हल्लू, ये केस जो है 1992 का है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बुनियादी विशेषताओं में जोड़ा गया। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो जिस तरह से केशवानंद भारती बनाम में जो उसका ढांचा था उसको प्रस्तुत किया गया, फिर क्या क्या चीजों को, जो बुनियादी ढांचे थे उसमें किन किन चीजों को एड ऑन किया गया, इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ये बुनियादी विशेषताओं में से एक है, ऐसा जो है इस केस के अंतर्गत कहा गया था। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार 1992, कानून का शासन बुनियादी विशेषताओं में जोड़ा गया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कानून का शासन बुनियादी विशेषताओं में किस केस के तहत जोड़ा गया था? तो इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार, या फिर आपसे ईयर भी पूछ सकता है। इसके अलावा एसआर बोम्मई बनाम भारत सरकार 1994, संघीय ढांचे यानी कि भारत की एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय और न्यायिक समीक्षा को बुनियादी विशेषताओं के रूप में दोहराया गया। तो ये था आज का सेशन।
तो आशा है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और अपना सपोर्ट बना के रखिएगा। आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोग को सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है, यानी कि न्यायिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, तो कमेंट कीजिएगा, उस पर क्लास हम जरूर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।